तो आज ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की एक क्लास पहले हो चुकी है। तो आज मैंने यहाँ लेक्चर 1 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आज से वो कंप्लीट स्टार्ट होगा। स्टार्टिंग में तो सिर्फ तुम्हारा एज अ वो बताया था कि क्या सिलेबस है क्या नहीं, ठीक है। तो आज इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो 24 तारीख, ठीक है, डेट पड़ी हुई है। आप लोग भी अपने नोट्स में डेट डाल लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है वो। जब कभी पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा किस दिन लिखा था, कब नहीं लिखा था, ठीक है ना। तो सबसे जो पहला टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, नंबर 1। तो नंबर 1 इसमें सबसे ज़रूरी जो होता है वो पढ़ना होता है नोड। नोड क्या होते हैं, और ये डिजिटल वाला एंड नहीं है, ध्यान देना, ठीक है ना। और जंक्शन, नोड और जंक्शन होते क्या हैं। तो सबसे पहले इस पे बात करेंगे कि क्या होता है नोड और क्या होता है जंक्शन। तो इसको समझने के लिए एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं, जहाँ पर मैंने एक ऐसी लाइन खींची, ठीक है ना। ये वायर को शो कर रहा है, और सबसे पहले एक बैटरी कनेक्ट कर दी, ठीक है। और फिर इसमें मैंने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और फिर इसमें मैंने एक इंडक्टर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इंडक्टर कनेक्ट करने के बाद एक लास्ट मैंने कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया। अब मैंने यहीं क्यों लिया, कुछ और क्यों नहीं लिया। इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से, इंडक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एल से, और कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करते हैं सी से। जैसे यहाँ लिख दे रहा हूँ आर, एल और सी, ठीक है। तो आर फॉर रेजिस्टेंस, ठीक है ना। एल को कहते हैं इंडक्टर या प्रेरकत्व कहते हैं, ठीक है ना। और सी फॉर कैपेसिटर या संधारित्र, और इसका जो इंडस्ट्रियल नेम है वो है तुम्हारा कंडेंसर, ठीक है ना। तो ये तीन सबसे, यही तीन एलिमेंट है पूरे इलेक्ट्रिकल में पढ़ना है। जब तक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आप पढ़ोगे तब तक ये तीन टर्म्स आपको हमेशा मिलेंगे। इन्हीं तीन टर्म्स के बेनिफिट भी हैं और ड्रॉबैक भी है। अब जो ड्रॉबैक हैं इनके, उसी को हम एज अ बेनिफिट भी यूज़ करते हैं। जैसे रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट का अपोज करता है। तो जहाँ पर हमें करंट कम करनी होती है वहाँ रेजिस्टेंस लगा देते हैं। और इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर ये करता है, क्या करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का अपोज करता है। तो जहाँ पर हमें अपोज कराना होता है वहाँ पर हम इंडक्टर लगा देते हैं। और कैपेसिटर क्या है, रेट चेंज ऑफ वोल्टेज का अपोज करेगा, तो वहाँ पर हम ये लगा देते हैं। तो देखा जाए तो ये जो इंडक्टर है ये मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टोरेज डिवाइस है कैपेसिटर, ठीक है। अब ये आगे की चीज़ है, डिस्कस होगा, टर्म्स था तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो सपोज करो यहाँ पर ये एक पॉइंट है। अब यहाँ पर नोड, नोड का मतलब होता है एक ये पॉइंट, एक पॉइंट नंबर ये, कलर्ड पेन में ले लूँ थोड़ा सा। तो एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, ठीक है ना। ये है तुम्हारे पॉइंट्स, ठीक है। और इन सभी पॉइंट्स को, ये जो पॉइंट्स हैं इनको मैं अगर एक कॉमन पॉइंट बोलूँ, अगर सपोज करो मैं इसे कॉमन पॉइंट ट्रीट कर लूँ, बताऊँगा कॉमन पॉइंट कैसे, मैं ए मान लूँ और नीचे हैं इसको मैं बी मान लूँ। अब इसी डायग्राम को दूसरे तरीके से देखो। दूसरा तरीका कैसा, कि मैं इसे पॉइंट ए यहाँ बना दूँ और एक पॉइंट बी यहाँ बना दूँ, ए और बी, ठीक है, दैट्स इट। फिर मैंने कहा कि ऐसे एक लाइन की 2, क्योंकि 4 है तो 4 मैंने लाइन्स ऐसे ड्रॉ कर ली। फिर मैंने कहा सबसे पहले वोल्टेज था तो मैंने वोल्टेज को कनेक्ट किया, यहाँ से कनेक्ट किया। फिर एक रेजिस्टेंस था, एक कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट किया। फिर एक इंडक्टर था, कॉमन पॉइंट, एंड देन कैपेसिटर, and this also goes to this common point P. Write your name V, मतलब voltage, resistance, inductor and capacitor. That's it. अब ये जो पॉइंट है ये क्या है, नोड है। नोड मतलब जहाँ सारी चीज़ें आके मिल रही हैं। अब मैं वायर को ऐसे जोड़ूँ या ऐसे जोड़ूँ, बात तो एक ही है। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, बस एक इसमें वायर का स्ट्रक्चर ही अलग है, बस सर्किट सेम है, चीज़ें सेम है, सारा ऑपरेशन सेम है। सिर्फ चेंजमेंट क्या है, तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन दिखने में लुक वाइज चेंज है, बाकी सारा चीज़ें सेम है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ नोड कितने हैं, अगर मैं नोडों की संख्या की बात करूँ तो नंबर ऑफ नोड यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर लिखूँ कि नंबर ऑफ नोड, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ नोड इन देयर सर्किट डायग्राम। तो अगर मैं 2 ही तो नोड हैं, एक ए और दूसरा बी, तो कितने नोड है, 0 2, यानी कि 2 नोड है, ए
ये ए है आपका, ये बी है। तो नोड कैसे निकालना है ये समझ गए, ठीक है। अब देखो नोड क्या होता है, अब इसको क्लासीफाई कर रहा हूँ, इसको अच्छे से देखना, ठीक है ना। तो अब देखो नोड क्या है। तो दो या दो से अधिक एलिमेंट, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, दो या दो से अधिक, अब एलिमेंट का मतलब ये जो लगे 1 2 3 4 ये क्या है, ये सब एलिमेंट्स हैं यानी तत्व हैं, को एक जगह पर मिलने वाले पॉइंट को क्या कहते हैं, नोड या जंक्शन। एक जंक्शन से एक टर्म क्लियर होगा, जैसे आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो तो वहाँ भी जंक्शन होता है, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, जहाँ ट्रेनें आके मिलती हैं, रुकती हैं और फिर जाती, तो बस वही वाला जंक्शन है, समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या हुआ, ये वोल्टेज सोर्स था तो यहाँ आकर मिला, एक रेजिस्टेंस है तो इस पॉइंट में मिला, ठीक है, इंडक्टर था तो सेम पॉइंट एंड दिस पॉइंट से। ये नीचे अब इसमें बताऊंगा आगे ग्राउंड भी क्या है, वो सारी चीज़ें भी तुम्हें मिलेंगी, ठीक है। तो पहला टॉपिक ये क्या हो गया। अब सेकंड वन क्या था, ये जो भी नोट्स है मैं तुम्हें शेयर कर दूंगा, नोट्स की टेंशन मत लो, ठीक है। बस ध्यान से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ठीक, उसके बाद क्या है, मैश एंड लूप। अब जो दूसरा टर्म है वो क्या है, मैश और लूप। क्या है मैश और क्या है लूप, तो सेम यही डायग्राम को फिर मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, फिर उसी में देख लेते हैं, ठीक है। बार बार नए डायग्राम बनाना ठीक नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक ही डायग्राम में सारी चीज़ों को बताऊंगा तो वो ज़्यादा कंठस्थ होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक ये बना लिया, रेजिस्टेंस बना लिया, इंडक्टर बना लिया और एक कैपेसिटर ड्रॉ किया, फिर वहीं एक कॉमन पॉइंट, ठीक है ना। अगेन वी ड्रॉ द कॉमन पॉइंट, देयर इज कॉमन पॉइंट ए एंड देयर इज बी। आप ऐसे भी बना सकते हो या फिर चाहो तो इसको ऐसा नहीं कि यहाँ पर भी ऐड कर सकते हो। शायद मेरे हाथ का शेडो आ रहा है, चलो ठीक है, मैं इसे देख रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा ज़्यादा ऐसे कनेक्ट कर दो या तो फिर ऐसे कनेक्ट कर दो, वो एक ही बात है, ठीक है। तो मैं यहाँ नेमिंग कर देता हूँ, वी फॉर वोल्टेज, आर फॉर रेजिस्टेंस एंड एल फॉर इंडक्टर एंड सी फॉर कैपेसिटर, देयर इज पॉइंट ए एंड बी इज कॉल्ड नोड और जंक्शन, ठीक है, जो कि अभी मैंने इससे पहले वाले टॉपिक में बताया, ठीक है। तो अब क्या होता है मैश, अब मैश क्या होता है उसको अच्छे से समझेंगे, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ मैश। मैश का मतलब वो नहीं है कि वो हाथ से मैश करना, वो वाला मैश नहीं है। क्या है, वह लूप, मतलब वह लूप जिसके अंदर, वह लूप जिसके अंदर कोई दूसरा लूप ना हो, वह क्या कहलाता है, वह मैश कहलाता है। कितनी आसान सी बात है, अभी हम देखते हैं। अब इसमें कितने मैश है ये आसानी से देखेंगे, कैसे देखेंगे अब इसमें कितने मैश है। तो अगर मैं बात करूं तो एक ये मैश ये है, ये, ठीक है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। अगर मैं नेमिंग कर दूं 1 2 और 3, तो कितने मैश हो गए यहाँ पर, 3, देयर इज़ 1, देयर इज़ 2, देयर इज़ 3। तो क्या कह रहा है, वह लूप जिसके अंदर कोई दूसरा लूप ना हो वह मैश कहलाता है। अच्छा वह नहीं, यहाँ वह है, ठीक है, सॉरी, चलो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ वह मैश कहलाता है, ठीक है। अब बात आती है लूप की, लूप क्या होता है, तो मैंने यहाँ हेडिंग डाल दी लूप। अब लूप देखते हैं। अब लूप क्या है, वह नेटवर्क, मतलब वो कौन सा नेटवर्क, वह नेटवर्क, नेटवर्क का मतलब परिपथ है जो, या मैं ऐसे लिख दूँ हिंदी में परिपथ, वह परिपथ है, परिपथ कहाँ सा, वैद्युत परिपथ जो क्लोज हो,
बस यहाँ बस जो क्लोज हो वो लूप कहलाता है। वह क्या कहलाता है? वह लूप, बस वो खुला होना चाहिए। अब तो खुला और बंद का क्या मतलब होता है अभी बताता हूँ, ठीक है। तो अब देखो खुला और बंद का मतलब, तो ओ क्लोज का मतलब अगर मैं ए पॉइंट से चला, इस पॉइंट पर आया, फिर इस पॉइंट पर आया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ इस पॉइंट पे गया, फिर इस पॉइंट पर और फिर उस पॉइंट पे वापस पहुँच गया, मतलब मैं जहाँ से स्टार्ट करूँ घूम फिर के मैं फिर उसी पॉइंट पे पहुँच जाऊँ विद कनेक्टिविटी विद वायर, ठीक ना। ये ध्यान देना कि कैपेसिटर में दोनों इक्वल होते हैं और इसमें थोड़ा एक बड़ा और एक छोटा, जिसको एक पॉजिटिव और एक निगेटिव बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया जो परिपथ, अब इसमें कितने क्लोज परिपथ है, तो एक परिपथ ये है, दो ये है, तीन ये है, चार ये हो गया, ठीक है ना, पांच इधर से तुम ले सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे हैं इसमें, ठीक है ना, एक पूरा भी ले सकते हो, ठीक है। तो इसमें लूप क्या होगा, देखो मैश, तो इसमें एक चीज़ निकल आती है, जितने भी मैश होते हैं वो लूप हो सकते हैं, लेकिन प्रत्येक लूप मैश नहीं होता, ठीक है। ये बात ध्यान अभी मैं नीचे लिख दूंगा, तो एक बार फिर से समझ लो इसको, ना समझ में आया हो तो। मैश कितना है, ये मैश में एक मैश के अंदर एक और लूप नहीं होना चाहिए। मैश के मतलब वो अंतर वाला जो लूप है जिसमें कोई दूसरा लूप ना हो, लेकिन लूप में ऐसा पॉसिबल है कि एक के अंदर एक के अंदर एक हो सकते हैं, लेकिन मैश में ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो मैश क्या होता है, एक ये, दो, तीन, तो मैश के कितने हो गए, तीन। लूप के कितने हो गए, तो एक, दो, तीन, तो ये तो ऑलरेडी है डन, तो एक और ले लो ये बाहर वाला, ठीक है, तो चार हो गए। और अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ इधर से आऊँ तो ये पाँच हो गए, देखो यहाँ से पाँच हो गए, ठीक है। अब मैं यहाँ से आऊँ इधर से आऊँ तो ये छः हो गया, ठीक है ना। तो सिक्स लूप हो गए और कितने हो गए, इसमें थ्री मैश हो गए, तो ठीक है। ऐसा नहीं है, कहीं क्वेश्चन बहुत रेयर आते हैं, ये समझने के लिए होता है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में एक आध आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर नोट लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, नोट, तो यहाँ पर नोट क्या डालेंगे, सभी मैश लूप होते हैं, हो सकते नहीं, होते ही हैं, सभी मैश लूप होते हैं, लेकिन अब यहाँ लेकिन क्या, लेकिन सभी लूप, अब सभी लूप हैं वो मैश नहीं हो सकते, मतलब ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं है कि हो जाएं, किसी भी कीमत पे वो नहीं होते हैं। तो एक बार अच्छे से देख लो इसे, मैं कैमरा मैंने पूरा फुली ऊपर कर दिया है, आई होप अच्छे से दिख रहा होगा। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है, ओके। तो अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, अगला टॉपिक क्या है। इतना सबको समझ में आया, ठीक है। तो जो अगला टॉपिक है वो आपका वो है बाईलेटरल। तो बाईलेटरल को ध्यान से देखें, और अगर थोड़ा थोड़ा मैं क्या हाथ में मोबाइल पकड़ा हूँ, तो मोबाइल से बना रहा हूँ मैं ये वीडियो, तो हो सकता हो थोड़ा बहुत आपको क्या मोबाइल इधर उधर करना पड़ रहा हो, अकॉर्डिंग टू पेज मैं रोटेट कर रहा हूँ, तो वो थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा आप लोग, ठीक है। तो क्या है, वह सर्किट, क्या लिखना है, वह परिपथ, विद्युत परिपथ, वह परिपथ जिसका मान, क्या होता है, वह परिपथ जिसका मान, मतलब जिसकी वैल्यू या ग्राफ के सोर्स, ग्राफ के सोर्स के टर्मिनल या सिरा के बदलने के बाद भी नहीं बदलता। क्या नहीं बदलता, सपोज करो जैसे अगर तुमने अगर पढ़ा होगा, ट्रायक की सर्किट पढ़ी होगी इलेक्ट्रॉनिक्स में, ट्रायक अगर पढ़ोगे आगे भी मिलेगा, तो उसमें देखना कि दोनों साइड का ग्राफ सेम ही रहता है, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, उसको वह परिपथ क्या कहलाता है, वह बाईलेटरल
कहलाता है। अब यहाँ यूनिलेटरल को नहीं परिभाषित करेंगे, यूनिलेटरल के लिए कहते हैं जो नहीं जो ये परिभाषा को फॉलो नहीं करेगा वो क्या हो जाएगा, यूनिलेटरल। बाईलेटरल का मतलब ग्राफ के दोनों तरफ वो अप्लाई होता हो। अब देखो इसको कैसे समझेंगे, तो एक डायग्राम देखते हैं बेसिक सा। सपोज करो ये मैंने एक वोल्टेज बना दिया, पॉजिटिव है निगेटिव, इसमें मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है, और ऐसे दिखा दिया, ठीक है, और सेम यही मैंने रेजिस्टेंस यहाँ बनाया, ठीक है, और चलो यहाँ वोल्टेज सोर्स तो यहाँ लगा देते हैं, वहाँ नहीं लगा पाए, तो यहाँ निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव कर देते हैं। अगर मैं यहाँ ऐसे पॉइंट पर एक नेम दे दूँ, रेजिस्टेंस को मैंने वैसे ही रखा हुआ, ध्यान देना, अगर मैं यहाँ ए दे दूँ, यहाँ पर ए डैश दे दूँ नेम, और यहाँ मैं भी ए दे दूँ, यहाँ ए डैश दे दूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये ए पॉइंट इस पॉजिटिव से जुड़ा है ना, और यहाँ पर ये ए पॉइंट निगेटिव से जुड़ा है, यहाँ मैंने निगेटिव है पॉजिटिव है, ये वोल्टेज, जो छोटा वाला साइन होता है निगेटिव होता है, ये बड़ा वाला पॉजिटिव होता है। देखो ये बड़ा है पॉजिटिव से, और ये, तो इस केस में ए जो है वो पॉजिटिव से, ए डैश निगेटिव से, यहाँ पे क्या है ए निगेटिव से और ए डैश पॉजिटिव। यानी हमने क्या किया, बैटरी सोर्स को पलट दिया। तो पलट देने से क्या इसके मान में कोई फ़र्क पड़ा है क्या? नहीं, इसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज नहीं होगी। देखो यही ओम का नियम, अभी ओम का नियम ही बताएंगे, अभी ये नॉर्मल फॉर्मूला देख लो, ठीक है। तो उसके वैल्यू में कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा। जब फ़र्क नहीं पड़ा तो वो क्या है, बाइलेटरल। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। यानी ये क्या होता है, लीनियर सर्किट होती है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ वोल्टेज को दिखा देंगे इस एक्सिस पे, और ये एक्स एक्सिस पे वोल्टेज, और वाई एक्सिस पे क्या दिखा देंगे हम, करंट दिखा देंगे, सिंपल, आई फॉर करंट। और इसका अगर स्लोप दिखाना होगा तो क्या करेंगे, इसके लाइन इसके पैरेलल खींच देंगे, और इसको इसके पैरेलल ड्रॉ कर देंगे, और ये स्लोप क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, रेजिस्टेंस स्लोप हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होगा, या फिर या मैं कहूँ कि ओम्स लॉ, जो अब ओम्स लॉ, अब यहाँ पे देख लो ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ पर आएगा तो बताऊँगा। तो ओम्स लॉ क्या है, लीनियर और बाइलेटरल दोनों होता है। अब बाइलेटरल का मतलब क्या होता है, अगर मैं इसी एक्सिस को थोड़ा सा और ऐसे कर दूँ और ऐसे कर दूँ, ठीक है, यहाँ से देखो, अगर इसी एक्सिस को मैं और निगेटिव कर दूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा, निगेटिव वाई एक्सिस और निगेटिव एक्स एक्सिस। लेकिन यहाँ पर वैल्यूज़ क्या हैं, ये माइनस आई हो जाएगा इस एक्सिस पे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का वी। अरे अभी तक तुम लोग जब डायोड पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा कि ऐसे करके बनाते हैं, तो वो यूनिलेटरल। तो यहाँ बाईलेटरल का केस दिख रहा है, इसका मतलब ये इधर से भी लीनियर हो जाए, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 1, ऐसा क्यों, सपोज करो यहाँ वोल्टेज की वैल्यू 10 वोल्ट थी और करंट की वैल्यू 5 एम्पियर थी, पहला। अब दूसरा एग्जाम्पल, मैं कहूँ कि वोल्टेज की वैल्यू -10 थी और करंट की वैल्यू -5 थी। सपोज करो कि वोल्टेज यहाँ पर 10 वोल्ट था पॉजिटिव का, और यहाँ पर क्या था, माइनस का 10, क्लियर। और यहाँ पर क्या था, प्लस का 5 एम्पियर, ठीक है, क्योंकि करंट जैसा मैंने ट्रीट किया 10 पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो यहाँ पर करंट यहाँ आ गया माइनस का 5 एम्पियर। अब यह भी फॉर्मूला लिखा था हमने, V/I = R। तो V की वैल्यू 10 और I की वैल्यू 5, कितना आ जाएगा, R/2। अब रेजिस्टेंस यूनिट ओम होती है, ओम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने नेम पर इसका रिप्रेजेंटेशन दे दिया, यूनिट की वैल्यू। अब मैं फिर यहाँ कहूँ V/I = R, तो V की वैल्यू -10 और I की वैल्यू -5, अगेन हियर इज 2। तो इससे प्रूफ हो गया कि साइन चेंज करने पर भी क्या है, चीज़ें सेम आ रही। देखो यहाँ प्रूफ हो गया ना। अगर मैं कहूँ कि ये वैल्यू यहाँ और ये वैल्यू यहाँ है, ठीक है ना, तो कहीं यहाँ पे कट करेगा तो ये यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। तो इससे साफ साफ समझ में आ गया कि क्या है, ओम का लॉ लीनियर है, लीनियर मतलब रेखीय है, यानी वो मूल बिंदु से होकर जाता है। ये इसकी पहचान है कि मूल बिंदु से होकर जाएगा, ठीक है ना, ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। और अगर ग्राफ इस एक्सिस या इस एक्सिस में भी आ गया तो क्या हो जाएगा, वो यूनिलेटरल। थोड़ा सा ये थोड़ा ऊपर की चीज़ है, ठीक है, अभी इतना बेसिक से इतना समझ लो, ठीक है, डिप्लोमा लेवल पे इतना पर्याप्त है, ठीक है, इससे ज़्यादा का प्रश्न नहीं आता है, ठीक। अब जो दूसरा टॉपिक है इसी में यूनिलेटरल। अब यूनिलेटरल मैंने कहा था यूनिलेटरल को परिभाषित नहीं करेंगे, तो इसका यूनिलेटरल का बस एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि जो ये नहीं पाते। अब इसमें क्या लिखा हुआ था, यही लिखा था ना कि वह परिपथ जिसका मान या फिर ग्राफ के सोर्स के सिरे को बदल देने पर, सॉरी ग्राफ नहीं, यहाँ परिपथ के सिरे को होगा, वह पर ग्राफ के नहीं,
ग्राफ के नहीं, मान या ग्राफ परिपथ के सिरे को, यहाँ सॉरी परिपथ के सिरे को, ये वाली लाइन यहाँ ले लो, परिपथ के सोर्स के सिरे को बदल देने पर, देखो कि यहाँ हमने क्या किया ना, ये जो था ना, इसको और इसको चेंज किया, देखो पॉजिटिव नेगेटिव तो नेगेटिव पॉजिटिव कर दिया, तो क्या वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो वो क्या होगा, अदरवाइज इज कॉल्ड यूनिलैटरल। तो मैं लिख दूंगा कि यहाँ क्या, यूनिलैटरल, ठीक है। तो बस इसका एग्जाम्पल देख लो। अब इसका एग्जाम्पल में क्या है, इसके एग्जाम्पल में तुम्हारा बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, और डायोड, और क्या है, SCR। अब मैं डायोड का एक तुम्हें बना के दिखा दे रहा हूँ कि ये कैसे, अब कहोगे सर ये कैसे, ये तो हमें समझ में नहीं आया क्योंकि हमने तो डायोड अभी पढ़ा नहीं है, तो कैसे। अब देखो इसका वेव फॉर्म कैसे होता है, डायोड का वेव फॉर्म ऐसे होता है, जब तक ये ऐसे जाता है और फिर ये ऐसे हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या है, वोल्टेज करंट, ऐसा नहीं कि एक्सिस ऐसे, तुम चेंज भी कर सकते हो, यहाँ -V, यहाँ का माइनस का I, यहाँ होता है कई सारे ब्रेक ओवर वोल्टेज होता है, इधर जीनर ब्रेकडाउन, अवलांच ब्रेकडाउन होता है, वो सब अलग केस है, इलेक्ट्रॉन से भी नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है, देखो दोनों तरफ वेवफॉर्म अलग अलग है ना, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, तो मैच तो नहीं कर रहे हैं दोनों या, लेकिन यहाँ पर तो सेम था, मूल बिंदु से मूल बिंदु से ये भी जा रहा है, लेकिन क्या दोनों तरफ वेवफॉर्म सेम पैटर्न पे है क्या, नहीं। तो ये क्या है, ये वाला जो केस है यूनिलैटरल, और ये क्या है, बाइलैटरल, ठीक है, जो दोनों तरफ सेम आउटपुट। तो ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो ठीक है, अब अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं। अब देखो सिलेबस को थोड़ा सा फास्ट लेके चलेंगे वरना कवर नहीं होगा, ठीक है। मैं लिख इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम्हें नोट्स थोड़ा सा इजीली प्रोवाइड हो जाए, ठीक है। और जिसके नोट्स चाहिए हो वो मुझे बता दे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3। अब बात आती है क्या, अभी तो अब मैं कई बार बोला था लीनियर लीनियर लीनियर, अब रेखी क्या होता है, रेखी की बहुत लोगों को नहीं समझ में आया होगा। तो अब देखो क्या होता है, मेरी राइटिंग तो समझ में आ रही है ना सबको, एंड नॉन, अब नॉन लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर जो रेखी हो और जो ना हो, मतलब रेखी और अरेखी, हिंदी में कहते हैं रेखी और अरेखी। ला मैं यहाँ लिख दूँ हिंदी में, नहीं फिर किसी को समस्या होगी। इसको क्या लिखते हैं, रेखी और रेखी। थोड़ी सी हिंदी राइटिंग में थोड़ी सी ख़राब है, ठीक है। तो चलो ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। अब देखो रेखी का मतलब क्या होता है, अगर मैं किसी भी वैल्यू में जितना, रेखी में एक दो पॉइंट होते हैं, एक होता है होमोजेनिटी, एक होता है सुपरपोजिशन। अब ये दोनों टर्म आपके लिए काफ़ी नए टर्म होंगे। अब होमोजेनिटी का मतलब होता है, और सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन जब थ्योरम पढ़ोगे तो तुम्हें ज़्यादा क्लियर होगा कि लीनियर और नॉन लीनियर क्या होता है। अब सुपरपोजिशन में क्या होता है, एक टाइम पर एक ही सोर्स को वैलिड करते हैं, बाकी को अनवैलिड कर देते हैं, या फिर अकॉर्डिंग टू देयर वोल्टेज उसको शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट करते हैं। जब वो टर्म आएगा तो मैं बताऊंगा, जब थ्योरम्स अभी पढ़ेंगे, इसके बाद थ्योरम्स ही पढ़नी है। तो क्या करना है इसमें, किन्हीं दो संख्याओं के बीच, दो या कोई भी हो, किन्हीं संख्याओं के बीच का ऐसा रिलेशन जिसमें किसी एक संख्या को जितना घटाया जाए या बढ़ाया जाए तो दूसरा भी उतनी ही संख्या में या उतना ही घटे या बढ़े। तो इसका मतलब बेसिक सा मैं लूँ कि जितना इनपुट में परिवर्तन किया जाए उतना ही आउटपुट में परिवर्तन होना चाहिए। यानी एक तुमने अगर क्लास हाई स्कूल में भी और 12th में भी है, y=mx, तो y=mx तुम लोगों ने सुना होगा, चलो ठीक है। तो y=mx, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि जितना इसमें चेंजमेंट करेंगे उतना ही इधर होगा। अगर मैं यहाँ +2 करूँ तो यहाँ भी ऑटोमेटिक +2 हो जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ -2 करूँ तो यहाँ भी ऑटोमेटिक -2 हो जाना चाहिए। इसका मतलब जितना मैं आउटपुट, ये आउटपुट है, सॉरी इनपुट आई ऐसे लिखते हैं इनपुट, और ये क्या है आउटपुट। ये अगर आउटपुट में कुछ भी चेंजमेंट करें, बढ़ाएं, अगर इंक्रीज़ करें तो ये भी इंक्रीज़ हो जाए, और डिक्रीज़ करें तो ये भी डिक्रीज़ हो जाए। तो ये क्या है, लीनियर। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या है, नॉन लीनियर। अब यहाँ पर m कहोगे सर m क्या है, तो यहाँ देखा होगा उसको प्रवणता कहते थे, ठीक है ना।
y इक्वल टू एम एक्स, ये वहीं था कि ये ऐसे बना था, ये एक्स एक्सिस थी और ये वाई एक्सिस थी, और ये कोई ऐसे जा रहा है तो ये उसी का क्या था, स्लोप की इक्वेशन थी। और प्लस सी भी लगता है, वो दिखाता है कि कितनी शिफ्टिंग है इस लाइन पे, ये ग्राफ कितना इधर और कितना इधर गया है, वो शिफ्टिंग का प्रोसेस है, ठीक है, वो उतना डीप में नहीं जाना है, ठीक है। तो लीनियर और नॉन लीनियर मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जिसको ना हुआ हो, मैं 10 to 4 अवेलेबल हूँ, मुझे कॉल करके या मैसेज करके मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है 4 के बाद भी पूछ सकते हो, लेकिन शाम को 6 बजे 7 बजे के पहले पहले, ठीक है। तो अब बात आती है ओम्स लॉ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ है और ये बहुत बार पूछा गया है, ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ क्या होता है इसको डिटेल्स में देखेंगे, बहुत ही अच्छा है ये ओम्स लॉ। ओम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट किया और इसकी परिभाषा वगैरह सब हमें दी थी, ठीक। तो ओम्स लॉ क्या होता है, तो ओम का नियम किसी को पता है, ओम का नियम? देखो क्या होता है, इससे पहले एक डायग्राम बनाते हैं। सपोज करो ये एक कंडक्टर था, थोड़ा सा ऐसे बड़ा सा कंडक्टर बनाते हैं, ठीक है। और हमने इसमें क्या दिया, एक वोल्टेज सोर्स दे दिया, ठीक है, और इसमें एक तार दे दी, ठीक है। और ये कंडक्टर था, थोड़ा सा उसको बड़ा दिखाया। यहाँ पर एक कंडीशन है, जो कंडीशन है वो क्या है कि फिजिकल कंडीशन, कि फिजिकल जो स्टेट्स हैं, और फिजिकल स्टेट्स क्या होती हैं, फिजिकल स्टेट्स का मतलब टेम्परेचर है, ताप, दाब, ठीक है। और जो भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन है यानी इत्यादि, ये सब क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट का अगर ये कांस्टेंट नहीं होंगे तो जो हमारा एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसकी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, वो क्या करेगा, ये वेरी कर जाएगा। इस वजह से हम ऐसा चेंजमेंट नहीं होने देते, इसलिए इसको कांस्टेंट लेते हैं। तो मतलब जब किसी विद्युत परिपथ में उनके सिरों के बीच वी विभवांतर का वोल्टेज लगाया जाता है, वह परिपथ बंद होने के कारण उसमें आई धारा प्रवाहित होती है, तो उनके वोल्टेज, तो उनके सिरों पर लगाया गया वोल्टेज और बहने वाली धारा का अनुपात क्या होता है, नियत होता है। ये जितनी भी किताबें होंगी ये स्टेटमेंट हजारों बार हर बुक में लिखा हुआ है, और जब तक आप इलेक्ट्रिकल पढ़ोगे ये आपको बहुत बार पढ़ना है, ठीक है, एकदम कंठस्थ होना, एकदम रट जाना चाहिए ये, इसमें कोई दोहराया नहीं है, ठीक है। तो V अपॉन आई इक्वल्स क्या बोला कि इनके वोल्टेज, सिरों पर लगे वोल्टेज व बहने वाली धारा का अनुपात नियत होता है, यानी R जो है ना वो क्या होता है, नियत को ही मैंने अंग्रेजी में क्या बोला, कांस्टेंट, ठीक है। क्या होना चाहिए, वो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। इतना क्लियर है। इसका मतलब क्या, अगर मैं इसको पाठांतर करूं तो V इक्वल्स आई आर लिख सकता हूँ। अगर देखा जाए यहाँ पर तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I ही तो लिखा है, ठीक है। अगर परिपथ में करंट है तो वोल्टेज है। देखो ये क्या है ना, ये एक जो थ्योरी है, ठीक है ना, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I भी कहते हैं, और एक कहते हैं I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ये दोनों चीज़ें सही हैं, बट किस केस में, ये जो है ये फील्ड सर्किट में लगता है। जब फील्ड थ्योरी पढ़ते हैं आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हैं, EMFT एक सब्जेक्ट है, पढ़ेंगे, वहाँ के केस में ये ठीक है। लेकिन ये केस में सही जब सर्किट थ्योरी पढ़ते हैं, अभी ये जो हम पढ़ रहे हैं ना ये सब सर्किट थ्योरी है, तो वहाँ पे केस में आपका ये वैलिड है, दोनों सही है, आपको NCERT में दोनों मिल जाएगा, ठीक है, या फिर एकेडमिक जो बुक्स हैं वहाँ पर भी ये चीज़ें मिल जाएंगी। इसका मतलब क्या, अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगी और वोल्टेज घटेगा तो धारा भी घटेगी, इसका सीधा सा मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, यानी क्या है, बढ़ेगा तो बढ़ेगा और घटेगा तो ये घटेगा, ठीक है ना। इसका मतलब सीधा सीधा सा यही है। अब एक यहाँ पर नोट लगाएंगे, 5 रुपए का नोट लगाते हैं हम यहाँ पर। क्या नोट है, क्या नोट करना है यहाँ पर हमें सबसे पहले, कि सारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं, ये जो अभी पहले बताया क्या, बीजेटी, डायोड, SCR, जितने भी हैं, ट्रायक, डायक, अभी बहुत सारे पीछे शॉर्ट की डायोड, जीना डायोड, ये सब क्या है, ये सब नॉन लीनियर है। जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं, तो मैं लिख दूं ऑल सेमी,
अब मैंने पहले लेक्चर में तुम्हें बताया था कि कंडक्टर क्या है, सेमी कंडक्टर क्या है और इंसुलेटर्स क्या है, मैंने डिस्कस किया हुआ है वहाँ पे। तो ऑल सेमी कंडक्टर डिवाइसेस वो क्या होंगे, यहाँ मैं लिख रहा हूँ नॉन लीनियर होंगे, ठीक है। और डायोड एक ऐसा है, देखो डायोड है, एससीआर है, वो क्या है, ये नॉन लीनियर के साथ साथ क्या है, यूनिलैटरल भी है, लेकिन एक जो है वो क्या होता है, वो बाइलैटरल होता है सेमीकंडक्टर में ही, और नॉन लीनियर होता है वो है ट्रायक। ट्रायक का कभी वेवफॉर्म देखना जाके तो तुम्हें वहाँ मिलेगा, ठीक है ना। और देखो यहाँ पर एक चीज़ हमने और भी नहीं बताई, तुम्हें याद आ गया तो बता देता हूँ कि यहाँ पर इनकी देखो इस केस में बाइलेटरल में देखो यहाँ पर इनकी और इनकी ये वैल्यू, पहले केस में 2 ओम, दूसरे केस में 2 ओम, ये वैल्यू सेम आ रही। इसका मतलब ये जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए ना यहाँ का, ये मैग्नीट्यूड भी सेम होने चाहिए, ठीक है ना। अगर वेवफॉर्म एक ऐसा केस देखते हैं, देखो एक यहाँ बना लेते हैं, एक केस ऐसा देखते हैं, सपोज करो कि ऐसे यहाँ बना था और ये ऐसे यहाँ बना था, दोनों वेवफॉर्म सेम है, लेकिन अगर यहाँ की वैल्यू 10 है, ठीक है, और यहाँ की वैल्यू 8 है, तो उस केस में ये क्या होंगे, यूनिलैटरल ही रहेंगे, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड्स अलग अलग है, तो मैग्नीट्यूड भी सेम होना पड़ता है बाइलेटरल के लिए, ठीक है ना। ये एक टॉपिक था, तो ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं, ठीक है। तो एक लास्ट टॉपिक है, इसके बाद फिर मैं तुम्हारा वो स्टार्ट कर दूंगा, थ्योरम से स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट टॉपिक तुम्हारा क्या है एक्टिव 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 का मतलब समझते हो, एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट्स ये क्या हैं, इसके बारे में बहुत बार सुना होगा तुमने कि अगर मैं बात करूं, यहाँ लिखता हूं एक्टिव एलिमेंट्स एंड पैसिव एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो क्या है एक्टिव और क्या है पैसिव। एक्टिव से सीधा मतलब ये समझ में आ रहा है कि जिनके पास खुद का सोर्स होता है, जैसे वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, ये सब क्या है, एक्टिव हैं, जस्ट लाइक जनरेटर, बैटरी। तो पहले हम इसके एग्जांपल्स लिखते हैं, फिर हम इस पर डिस्कस करते हैं। तो क्या है, एससीआर है एक्टिव एलिमेंट, बीजेटी है, एम्पलीफायर है, ठीक है, और क्या है, बैटरीज है, ठीक है। उसके बाद क्या है तुम्हारा, जनरेटर है, ठीक है। फिर तुम्हारा वोल्टेज है, वोल्टेज सोर्स बोलते हैं, वोल्टेज सोर्स, ठीक है। उसके बाद क्या है तुम्हारा, करंट सोर्स। ये सब क्या है, दीज ऑल आर एक्टिव एलिमेंट्स। इनके पास खुद का सोर्स है, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं, ये खुद को देते हैं। सपोज करो हमारे लिए एक्टिव एलिमेंट कौन है, हमारे पेरेंट्स, वो हमें पढ़ने के लिए, हर चीज़ के लिए हमें क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं और प्रोवाइड करते हैं चीज़ें, तो हमारे लिए एक्टिव एलिमेंट है। उनके लिए एक्टिव एलिमेंट कौन है, उनके जो फादर हैं। तो एक्टिव एलिमेंट जो खुद का, जिनके पास चीज़ें। अब पैसिव एलिमेंट जो मतलब दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो दूसरों पे डिपेंडेंट रहने वाले कौन ऐसे लोग हैं, तो वो कौन है, अभी सबसे पहले वही मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था, आर, एल और सी। इस कंडीशन में यहाँ पर एक कंडीशन होती है एल और सी की, एल और सी के साथ अनचार्ज्ड कंडीशन, यानी कि एल और इंडक्टर और कैपेसिटर हो, लेकिन क्या हो, अनचार्ज, यानी कि उस पर क्या हो, कोई भी चार्ज ना हो, अनावेशित परिस्थिति में होना चाहिए। तो आर एल सी क्या होते हैं, ये एक पैसिव एलिमेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये कंज्यूम करते हैं पावर को। जो पैसिव एलिमेंट है ये क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, ठीक है ना। और ये क्या करते हैं, ये क्या करेंगे, डिलीवर करेंगे, ये किसी चीज़ को देंगे तुम्हें, ठीक है ना, डिलीवर करते हैं। ये क्या करते हैं, ये डिलीवर करते हैं, और ये क्या करते हैं, कंज्यूम। जो पैसिव है, कंज्यूमर और डिलीवर। अब यहाँ पर एक बेसिक सी बात देख लो, तो शायद ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये टॉपिक है, छोटी सी चीज़ है। सपोज करो रेजिस्टेंस की खुद की कोई पोलैरिटी नहीं होती, सबसे पहली बात, पॉजिटिव और निगेटिव। सपोज मैंने इसे पॉजिटिव या निगेटिव, जो भी कंज्यूमिंग इन नेचर होंगे डिवाइसेस, उसमें देखना हमेशा करंट कहाँ से आएगी, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, यानी करंट हमेशा कैसे आएगी, ऐसे।
मतलब एंटरिंग होगी, जो एंटर करेगा, जो प्रवेश करेगा धनात्मक से, निकलेगा किससे, ऋणात्मक से। ये सबसे बड़ी पहचान है किसकी, पैसिव एलिमेंट की, इसीलिए एज अ कॉलम वाइज बता रहा हूँ। और एक्टिव एलिमेंट की खास बात क्या है, एक्टिव एलिमेंट की बात देखना, सपोज करो मैंने ऐसे बनाया ये वोल्टेज सोर्स, ठीक है, और ये दिया पॉजिटिव, ये दिया निगेटिव, यहाँ बना दिया वी फॉर वोल्टेज। तो इस केस में क्या होगा, हमेशा डिलीवर केस होगा ये एक्टिव एलिमेंट, तो यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव से निकलेगा, यानी कि ये क्या है, जो एंटरिंग पॉइंट क्या है वो निगेटिव से है, निकल किससे रहा, पॉजिटिव से। यहाँ देखो क्या है, यहाँ ये और ये देखो अपोजिट केस है, तो ये क्या है, इस केस को कहते हैं डिलीवर, और इस केस को क्या कहते हैं, कंज्यूमर, यानी कंज्यूम कर रहा है, ठीक है ना, इस बात का। तो ठीक है, इतना क्लियर हो गया, तो ठीक है, तो फिर आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, बाकी जिसको कुछ पूछना हो वो मुझसे पूछे। एक बार और फुल्ली दिखा दे रहा हूँ, जो पढ़ा है मैंने, स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना हो, ठीक है, इसको भी देख लो। बाकी जिसको नोट्स चाहिए हो, PDF चाहिए हो, मुझे बोल दे।